सही है, सही है। हेलो एवरीवन, मैं परमजीत सिंह। आज हम यहाँ पर अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स नाम से समझने की कोशिश करें तो वी ऑल नो दैट मैकेनिक्स इज टर्म्ड बाय द वर्ड मैथमेटिक्स, है ना। हमारे सराउंडिंग्स की जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं उनको अगर हम मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग रिलेशन एंड फंक्शन उनके आपस में रिलेशन निकालने की बात करें मेन, तो वो हमारे पास मैकेनिक्स की टर्म आ जाती है। फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड सिंपल जैसा हमने क्लास 9 में पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। हमारे पास जो मैटर होता है, ठीक है, एवरीथिंग अराउंड अस इज अ मैटर, और मैटर 3 टाइप्स का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लास 9 में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। सिर्फ 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा इसकी तीसरी टाइप नहीं होती है। तो इसमें जो लिक्विड और गैसेज है ना, ये कहीं ना कहीं आपस में बहुत सिमिलर एक दूसरे की मतलब बिहेव करते हैं, बहुत सिमिलर बिहेव करते हैं। तो इसलिए इनके लिए कंबाइंड टर्म दी गई है, दैट इज फ्लूइड। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या है, हम लिक्विड और गैसेस से रिलेटेड मैकेनिक्स को पढ़ने वाले हैं, और इसमें भी हम गैसेस को तो लगभग ना के बराबर ही स्टडी करने वाले हैं, लिक्विड को स्टडी करने वाले हैं, और लिक्विड में भी हम किसको स्टडी करने वाले हैं, स्पेशली वाटर को। क्योंकि सीधी सी बात है यार, कल के दिन अगर हम इंजीनियर बनते हैं तो हमारी जो भी ड्यूटी होगी, जो भी डिपार्टमेंट हमें मिलेगा, मेजरली हमें वाटर से ही डील करना पड़ेगा। अगर हम वाटर सप्लाई की बात करें, लोगों के घरों तक हमें पीने का पानी पहुंचाना है तो वहाँ पे भी पानी पहुंचाना है। अगर वहाँ से हमें वेस्ट वाटर कलेक्ट करना है तो वहाँ पे भी वाटर की टर्म्स में। अगर आप पावर जनरेशन में, तो मेजर पावर प्रोजेक्ट जो होते हैं वो वाटर के हेल्प से ही होते हैं, है ना। खासकर अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में तो ज़्यादातर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स ही हैं, ठीक है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स में देखो, अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स के वैसे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स अपने आप में एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। क्योंकि देखो, हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर हम और सब्जेक्ट्स की बात करें, बीएमसी की बात करें या किसी और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात करें, तो उसका कंसेप्ट तो ये है कि हो सकता है कि एग्जाम से अगर कोई 3 या 4 दिन पहले भी उनके क्वेश्चन देख रहा है और बाई चांस वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो उसका लक है यार, वो उनको सही भी करके आ सकता है। लेकिन मैकेनिक्स के सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आपको इन्हें एग्जाम से काफ़ी टाइम पहले ही तैयार करके कंटिन्यू चलना पड़ेगा और बार बार रिविजन करना पड़ेगा, क्योंकि मैकेनिक्स के सारे सब्जेक्ट मांगते हैं कंसेप्ट, ठीक है। जिसने कंसेप्ट अच्छे से पकड़े हुए हैं वो यहाँ पे देखो, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, अगर किसी एक बच्चे ने टाइम दिया है तो वो बच्चा हो सकता है कि हर एक बच्चा वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को लगा पाए। लेकिन मैकेनिक्स के सब्जेक्ट ऐसे हैं, टाइम के साथ साथ यहाँ पे कंसंट्रेशन और डेडिकेशन भी मांगता है, ठीक है ना। आप कंसंट्रेशन और डेडिकेशन के साथ अगर इन सब्जेक्ट्स को स्टडी करोगे तभी आपको समझ में आने वाले हैं, और इंटरेस्ट के साथ, है ना, तभी आप लोगों को समझ आने वाले हैं। और एग्जाम में यही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी एक फाइनल एक पर्टिकुलर मार्क्स होते हैं ना, कि 50 तो हर कोई ला देता है, लेकिन 50 के बाद जो 51st क्वेश्चन मारता है, सिलेक्शन उस बच्चे का होता है। तो यही वो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे वो 51st वाला क्वेश्चन आता है ना। अब देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स की हमने बात करी, सीधा सीधा आप इसमें देखो, एक चीज़ मैं आपको सीरीज स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि देखो यार, हमारा जो भी स्पेशली अगर हम जेई की बात करें तो 20% पार्ट जो होता है, मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, कि अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसे 20% फोकस मारना चाहिए थियोरेटिकल पार्ट पे, बाकी 80% उसको अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट पे टाइम देना चाहिए। अभी मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ो, इसके बाद अगर आपको नोट करना है तो आप इसको शॉर्ट नोट्स में बनाओ। बेटर ये रहेगा कि आप अच्छे से अच्छी किसी क्लासेस के नोट्स प्रेफर करो, है ना। उसके पीडीएफ में आपको नोट्स मिल जाते हैं, टेलीग्राम पे कई सारे चैनल्स हैं, नहीं होंगे तो मैं भी आपको वेबसाइट्स बता दूंगा आने वाले टाइम में कहीं, तो जहाँ से आप अच्छे से अच्छी क्लासेस के अच्छे से अच्छे लेवल के नोट्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड करो और उनके पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड करो, उनको आप प्रिंट कराओ और उनके साथ टैली करके आप इन लेक्चर्स की हेल्प से उनके साथ टैली करके आप उसको स्टडी करते रहो। अगर आपको मेरे लेक्चर्स को देखकर नोट्स बनाते हो तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है ना। एंड उसके बाद बेसिक पार्ट है और मेजर पार्ट है कि आप ऑब्जेक्टिव पे जाइए। ऑब्जेक्टिव पे आप खुरमी, है ना, जो हमारे पास स्टैंडर्ड बुक्स है, खुरमी, गुप्ता, अगौर एंड आपका यूथ, ठीक है ना, ये 4 बुक्स है। इसके ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स लेक्चर्स की हेल्प से लग रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं लग रहे हैं तो आप उसके ऊपर रिसर्च करें, गूगल पे सर्च करें, डिफरेंट आपके पास मेथड्स हैं।
ठीक है, उनकी हेल्प लें। बट मेजर क्वेश्चंस मेरा ये मानना है कि लेक्चर्स को देख के आपके लगने लगेंगे, और नहीं भी लगने लगेंगे, कल किसी क्वेश्चन में फंसोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसके पीछे का कंसेप्ट पता होगा, और पता होना चाहिए, इसलिए ये 20% आपको थ्योरी पार्ट पे फोकस मारना पड़ता है ना। जो सच है भाई वो बता रहा हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको सुटेबल लगता है आप चल सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर बात करें, बहुत ही देखो अपने आप में इंजीनियरिंग बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है ना, बहुत ही बड़े सब्जेक्ट है, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिन टॉपिक्स की हेल्प से आप और टॉपिक्स को भी समझ सकते हो। हम यहाँ पे वो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, हर कोचिंग क्लासेस वाला वही चीज़ें डिस्कस करता है। हम यहाँ पे इस चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं और उससे डिफरेंट वे में पढ़ा रहा, हर कोई ये चीज़ें यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। हम यहाँ पे ये कोशिश करेंगे कि औरों के कंपैरिजन में कुछ डिफरेंट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें, या सिंपल बात यह है कि बिल्कुल 0 से 0 लेवल के बच्चे को पढ़ाने की कोशिश, उसको समझाने की कोशिश करें। अगर आपको पहले से वो चीज़ें आती होंगी तो वेल एंड गुड, देख लोगे तो कोई बुरा नहीं देखोगे तो वो भी आपकी इच्छा है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले देखो यार, मैकेनिक्स से जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट हैं, हम फिजिक्स की बात करें या एक इंजीनियर की बात करें, हमेशा की बात ये, एक इंजीनियर को क्या चीज़ चाहिए। हमारे पास मैकेनिक्स में जितने भी फॉर्मूलाज है, जितने भी भारी से भारी कंसेप्ट हैं, सारे लास्ट में 3 चीज़ों पर आकर रुकते हैं। मास पे, ठीक है, आपको पता है डायमेंशंस होती है MLT, M हो गया मास, L हो गया लेंथ, और T हो गया टाइम। फाइनली जितने भी हमारे पास फॉर्मूलाज होंगे, जो चीज़ें भी हैं, अल्टीमेटली इन चीज़ों पे जाकर रुकती हैं। मास को मेजर करने के, अच्छा देखो, लेंथ को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक टेप चाहिए, मेजरिंग टेप। टाइम को मेजर करने के लिए वॉच चाहिए, एक इंजीनियर के हाथ में घड़ी हो, जेब में टेप हो, और मास के लिए एक हमारे पास क्या होता है, वेइंग स्केल हो गया, वेइंग मशीन। अब आप क्या है कि वेइंग स्केल साथ लेके कैसे चलेंगे, बड़ी वाली वेइंग स्केल की नहीं, छोटे छोटे स्केल्स भी होते हैं, और भारी अगर वर्क हमें करना है तो उसके लिए बड़े वाली भी कोई बड़ी बात नहीं, गाड़ियाँ बहुत मिलती हैं इंजीनियर्स को, है ना। तो ये आए हमारे पास, अगर ये 3 चीज़ों के हमारे पास इनको मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप कितने से बड़ा कंस्ट्रक्शन बोलो, कितने बड़े से बड़ा एनालिसिस बोलो, और जितने भी एनालिसिस हम मैकेनिक्स में करने वाले हैं, सारे अल्टीमेटली इन चीज़ों से स्टार्ट होते हैं, इन चीज़ों पर ही डिपेंड होते हैं। आई बात समझ में। देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, फोर्स ले लेते हैं, ठीक है, बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स, अब फोर्स क्या है, अब फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स हो गया प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर ये चीजें क्या, मास तो आ गई, लेकिन एक्सेलरेशन, लेंथ और टाइम का तो कोई कंसेप्ट नहीं दिखा। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन अगेन किस पे डिपेंड हो गया, वेलोसिटी और टाइम पे। अब अगेन आ गया टाइम, है ना। एक्सेलरेशन हम सबको पता है, ये कोई बॉडी है 20 की स्पीड से चल रही है, अगले मिनट में भी 20 की स्पीड ही थी, अगले मिनट में भी इसकी 20, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। अब अगर इसी बॉडी को एक फर्स्ट मिनट में तो 20 था, सेकंड मिनट में इसने अपनी स्पीड 30 कर दी, अब नेक्स्ट मिनट में इसने अपनी स्पीड 40 कर दी, तो हम बोलेंगे कि इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, कितने का, 10 का एक्सेलरेशन हो रहा है। यूनिट से हम आगे डिस्कस करते हैं यूनिट्स को। वेलोसिटी की अगर बात करें, देखो अब इसमें आगे वेलोसिटी, अब वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। डिस्टेंस किससे मेजर करोगे आप, टेप से, मतलब लेंथ। टाइम किससे मेजर करोगे, वॉच से। अगर फोर्स का हम इसको पूरा एक्सपेंड करके लिखने की कोशिश करूं, इसको पूरा एक्सपेंड करके लिखने की कोशिश करता हूँ फोर्स को, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हमें एक्सेलरेशन नहीं दे रखा तो एक्सेलरेशन की जगह हम रख देंगे चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। और लास्ट में अगर वेलोसिटी की बात करूँ तो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन, कितना हो गया, हाँ, वेलोसिटी को रख दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये पिछला टाइम तो यहाँ पे था ही, तो ये आ गया md/t², है ना। अब अगर हम इससे ये बना आपके पास फोर्स का फॉर्मूला, फाइनली किस पे डिपेंड करा, मास पे, डिस्टेंस, लेंथ पे, टाइम स्क्वायर मतलब टी पे। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन बोलेगा कि यूनिट बताओ, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मास की यूनिट क्या होती है केजी, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, एम स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक है, पर मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना। फोर्स और मास के बीच में डिफरेंस की अगर हम बात करें, फोर्स और मास की, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि फोर्स, अच्छा फोर्स या वेट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। फोर्स और वेट सेम चीज होता है, फोर्स और वेट, फोर्स और वेट हमारे पास सेम चीज है।
अगर हम वेट की बात करें तो वेट की यूनिट क्या होती है? अब आप लोगों के दिमाग में अगर केजी आ रहा है तो आप बिल्कुल गलत है, ठीक है। केजी किसकी यूनिट होती है? मास की यूनिट होती है। फोर्स या वेट, वेट इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन, ठीक है। और फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास कैसे होता है? जो हमारे पास मास है उसमें हम एक्सेलरेशन की मल्टीप्लाई करते हैं। मास में जब एक्सेलरेशन की मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारे पास फोर्स बन के आएगा, जिसको न्यूटन, और न्यूटन का मतलब क्या होता है? न्यूटन का मतलब होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलने में हमें बार बार दिक्कत होती है, तो हम इसको शॉर्टकट में यहाँ पे न्यूटन भी बोल देते हैं, है ना। न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की यूनिट, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, शॉर्टकट में हम इसे न्यूटन बोलते हैं। आती कैसी है? जब हमारे पास कोई मास होता है हम उसे एक्सेलरेशन, सपोज लाइक से हमारे पास कोई मास है, कोई बॉडी है जिसका मास 10 kg है, तो इसका वेट कितना होगा? अब अगर हम वेट की बात करते हैं तो वेट भी होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जब वेट की बात करते हैं तो जो ये एक्सेलरेशन होता है ये ग्रेविटी हम पे पुल कर रही होती है। जब ग्रेविटी हम पे पुल एक्सेलरेशन कर रही होती है तो उस एक्सेलरेशन को हम जी से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो वेट क्या होता है? मास दैट इज 10 kg का अगर मास, उसका वेट कितना, उसमें आप जी की मल्टीप्लाई कर दो 9.8 आ गया 98 न्यूटन। कितना वेट है? 98 न्यूटन। मास कितना है? 10 kg। तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, बहुत ही मतलब बहुत ही थिन लाइन है दोनों के बीच में, लेकिन मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज क्यों रहते हैं? क्योंकि हम यूजुअली अपने जो डेली लाइफ में वर्ड यूज करते हैं, हम कहते हैं हमारा वेट कितना है? 50 किलो का, हमारा वेट कितना है? 60 किलो का। वहां से ये मेजर जो हमारे पास ये कंफ्यूजन होता है ये वहां से क्रिएट होता है ना। तो हम याद रखेंगे कि मास जो होता है उसकी यूनिट होती है केजी, फोर्स या वेट उसकी यूनिट होती है न्यूटन। और फोर्स की बात करते हैं तो मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाता है। अगर हम इसमें वेट की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाता है, जिसको हम डी से डिनोट कर देते हैं, और जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास कुछ बेसिक्स था मैकेनिक्स से स्टार्ट करने। किसी भी मैकेनिक्स का बेसिक है, वेदर इट इज ऑफ फ्लूइड और वेदर इट इज ऑफ व्हाट सॉइल, ठीक है ना। किसी भी मैकेनिक्स की बात करें तो ये सब चीजें बहुत ही बेसिक है, और कुछ बेसिक्स का भी बहुत छोटा सा पार्ट है। आगे आगे जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती रहेगी हम उन कंसेप्ट्स को कोशिश करेंगे सीखने की, ठीक है। अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, देखो यार प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम यहाँ पे 5-6 प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से अगर आप इंपॉर्टेंस की बात करो तो हर प्रॉपर्टी अपने आप में इंपॉर्टेंस है। एक या दो प्रॉपर्टीज में से हो सकता है कि आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिले, एक या दो या तीन क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, बट हर प्रॉपर्टी अपने आप में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप इन प्रॉपर्टीज को पढ़ोगे, पढ़ने से ज्यादा मैटर ये करता है आपको ये चीजें याद तो करनी है, टिप्स पे रखनी है, साथ ही साथ आपको ये देखना है कि कैसे पढ़ना है ना। मेन जो हमारा यहाँ पे कोशिश रहेगी वो ये रहेगी आपको पढ़ाने की नहीं, अगर कोई नया नया तैयारी में तो उसको ये बताने की कि आपको सिविल इंजीनियरिंग पढ़नी कैसे, इसकी लैंग्वेज क्या है, आपको किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, ताकि आप आने वाले टाइम पे भी जो अगर और सब्जेक्ट के नोट्स स्टडी करो तो वहाँ पे भी आपको खुद पढ़ने में इतना डिफिकल्टी ना हो, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी आती है डेंसिटी। बहुत ही प्यारी सी प्रॉपर्टी, हर जगह देखने को मिलती है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सुलझी हुई प्रॉपर्टी, है ना। मैक्सिमम बच्चों को पता भी होगा। दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, पता है तो आप देख लीजिए, हो सकता है कुछ नया सीखने को मिले, नहीं तो रिवाइज हो जाएगा, है ना। डेंसिटी, देखो सबसे पहली बात आती है कि डेंसिटी को अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं या मैकेनिक्स स्टार्ट करते हो, सबसे पहले डेंसिटी की बात करें तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सिविल इंजीनियरिंग में या मैकेनिक्स में हमें डेंसिटी वर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये चीज़ क्या मेजर करती है? ये चीज़ मेजर करती है किसी भी चीज़ का घनत्व, ठीक है, घनत्व को मेजर करती है। अब घनत्व का मतलब क्या है? सीधा सीधा पता लग रहा है, घना, डेंस होता है ना, डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल, है ना। घनत्व ये चीज किसको, डेंसिटी किसको मेजर करती है? घने को। लेट्स से हमारे पास ये एक एरिया है जिसमें 2 पेड़ लगे हैं। कितना एरिया है? हम बोलते हैं ये परफेक्ट एरिया है 10 किलोमीटर स्क्वायर का, ठीक है। एक दूसरा पेड़ है, एक दूसरा एरिया 10 किलोमीटर स्क्वायर का, जहां पे हमारे पास 4 पेड़ लगे हुए हैं। तो इन दोनों में से ज्यादा डेंस कौन सा है, या हम बोले ज्यादा डेंसिटी किसकी है? तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे उतने ही एरिया में, यूनिट एरिया में ज्यादा पेड़ है, यहाँ पे यूनिट एरिया में कम पेड़ है। ऐसे अगर हम अपने फ्लूइड में बात करें, हमारे पास अगर 2 फ्लूइड है, ठीक है ना। अब फ्लूइड की बात करें, हमने यहाँ पे फ्लूइड रखा हुआ है, ठीक है।
हमने दोनों कंटेनर में फ्लूइड भर दिया। अब मैं इसको पूरा ऊपर से ब्लॉक कर देता हूँ ये दिखाने के लिए कि बिल्कुल अब दोनों सेम साइज के हैं, ठीक है। लेट्स से ये हमारे पास 6 मीटर क्यूब के 6 मीटर क्यूब वॉल्यूम के दो कंटेनर्स है। दोनों में हमने क्या सेम फ्लूइड भरा है? नहीं भरा है सेम फ्लूइड। यहाँ पे हमने फ्लूइड भरा है ए, यहाँ पे हमने फ्लूइड भरा है बी, ठीक है ना। दो फ्लूइड भरे हैं, एक में ए भरा है एक में बी भरा है, दोनों का वॉल्यूम सेम। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि कम घन है ये ज़्यादा घन है। अब आप अगर अपनी आंखों से देखोगे तो हमको वो चीज़ महसूस नहीं होगी क्योंकि फ्लूइड का केस है। यहाँ पे तो पेड़ थे ठीक है दिखे, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखेंगे। अब आप कहोगे कि सर ऐसा भी होता है, तो ऐसा होता है। मरकरी एक सब्सटेंस हमारे पास होता है जो कि सबसे अपने आप में मेटल के टर्म्स में आता है। होता तो फ्लूइड है लेकिन होता मेटेलिक है, ठीक है ना। और अगर हम ऑल नॉर्मल फ्लूइड्स की कंपैरिजन करें तो वो ऑल नॉर्मल फ्लूइड्स के कंपैरिजन में काफ़ी हैवी लिक्विड होता है, ठीक है ना, जो कि थर्मोमीटर्स के अंदर यूज़ किया जाता है। मरकरी के आगे हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि और हम यहाँ फ्लूइड के केस में बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि फ्लूइड के केस में हम अपनी आंखों से देखकर मेजर नहीं कर सकते हैं कि कौन कितना घना है कौन कितना घना नहीं है। तो कैसे करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने यहाँ पे MLT की बात करी थी ना, इसको लिख देते हैं मास लेंथ और टाइम। तो हम कैसे मेजर करेंगे? हम यहाँ पे मास की हेल्प लेंगे। हम इनको वेट करते हैं, वेइंग मशीन पे ले जाते हैं, अपने वेइंग स्केल पे ले जाते हैं, वे करते हैं। अगर ये कम डेंस है तो ऑब्वियस सी बात है इसका मास कम आएगा। मास की यूनिट केजी, मैं बोल देता हूँ ये आता है आपका लेट्स से 12 केजी, ठीक है। वहीं पे अब ये बी वाले को ले जाके हम इसके ऊपर रखते हैं, इसको वेट करते हैं। अगर ये ज्यादा घना है तो इसका वेट भी ज्यादा आएगा, मास उसमें ज्यादा है तो सॉरी वेट बोल रहा हूँ। अगर हम इसको यहाँ पे मेजर कर रहे हैं तो इसका मास भी ज्यादा आएगा, है ना। वेइंग स्केल पे इसका मास ज्यादा आएगा, यहाँ पे आ गया 24 केजी, ठीक है। अब बात करते हैं एक 6 मीटर क्यूब में 12 केजी है। 1 मीटर क्यूब में कितना होगा? ठीक है, 12 केजी पर 6 मीटर क्यूब, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 केजी पर 1 मीटर क्यूब, सही है। 2 केजी पर 1 मीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा 2 केजी पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितना है? 2 केजी पर प्रति मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 2 केजी। यहाँ पे इसकी बात करें तो 24 केजी पर 6 मीटर क्यूब, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 4 केजी। नीचे क्या बचा? 1 मीटर क्यूब। इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं 4 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसकी डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी का मतलब है 1 मीटर क्यूब में कितना मास है, 2 केजी पर मीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी कितनी है? 1 मीटर क्यूब में कितना मास है? 4 केजी पर मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब की बात करें या सेंटीमीटर क्यूब की बात करें, अल्टीमेटली डेफिनेशन हमारे पास बन के आती है डेंसिटी इज डिफाइंड एज दी यहाँ से रख कर देता हूँ, ठीक है। मास पर यूनिट मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, है ना। मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसका साइन होता है रो, ठीक है। इसको हम लिखते हैं मास को वॉल्यूम में डिवाइड कर दो। जो भी आपके पास मास है 12 किलो है, उसको आप जितना भी गिवन वॉल्यूम है 6 मीटर क्यूब है, सब में बराबर बराबर बांट दो। तो भाग कर दो, 12 किलो को 6 में भाग करा, जब सब में बांट दिया तो 1 मीटर क्यूब में कितना आएगा? 2 केजी। 1 मीटर क्यूब के हिस्से में कितना मास आ रहा है? 2 केजी। यहाँ पे 1 मीटर क्यूब के हिस्से में कितना मास आ रहा है? 4 केजी। तो वहां से हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये ज्यादा घना है, ठीक है ना। मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको m/v लिख देते हैं, और अल्टीमेटली इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? केजी पर मीटर क्यूब। आई बात समझिए? बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो प्रेशर भी इस तरीके से, देखो अल्टीमेटली हमारे पास क्या है, कोई मैकेनिक्स के अंदर हर चीज़ रेशो पे डिपेंड करती है, रिलेशन पे डिपेंड करती है। यहाँ पे हम मास और वॉल्यूम को कंपेयर कर रहे हैं। अभी हम आगे आगे इसकी और फर्दर प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। आपको अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके लिख लो, हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। इसको रब कर देता हूँ। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ने से पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं अपना
टॉपिक स्पेसिफिक वेट. लेट्स डिस्कस अबाउट द स्पेसिफिक वेट. ठीक है. देखो यार, एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही बताना चाहता हूँ, जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अपने आप में आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही इजी. और आगे 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 जैसे हम पढ़ेंगे तो आप देखोगे सब चीज़ें एक जैसी है. लेकिन बात यहाँ पे ये आती है ना, अगर अलग अलग होती तो शुरुआत में हमको प्रॉब्लम होती समझने में, याद करने में. जब एक बार वो चीज़ें याद हो जाती, अलग अलग होती, अगर जब एक बार वो चीज़ें याद हो जाती तो फिर हम उसमें कंफ्यूज नहीं होते. यहाँ पे क्या है, चीज़ें एक जैसी है और वो हमारे लिए एक यहाँ पे तो इजी हो जाती है कि स्टार्ट में समझने के लिए तो सब चीज़ें एक जैसी है, तो ठीक है, एक टॉपिक अच्छे से समझा, नेक्स्ट जल्दी समझ में आ गया, उसके अगला भी जल्दी समझ में आ गया. लेकिन अल्टीमेटली जब बहुत सारी चीज़ें एक जैसी मिक्स हो जाती है ना, फाइनली दिमाग को आउटपुट निकालने में प्रॉब्लम होती है. जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, स्पेस डेंसिटी पूछा, स्पेसिफिक वेट पूछा, अब देखो इसमें माइनर सा डिफरेंस क्या है. स्पेसिफिक वेट को हम गामा से डिनोट करते हैं. ठीक है, गामा क्या होता है, स्पेसिफिक वेट क्या, यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम है, गामा हो जाता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम. गामा हो जाता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम. ये मास की टर्म्स में डिफाइन करता है, ये वेट की टर्म्स में डिफाइन करता है. तो अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ही सिंपल तो है सर, यहाँ स्पेसिफिक वेट है, वेट अपने आप दिखा रहा है कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम है. लेकिन एग्जाम में ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि अपॉन में वॉल्यूम था या वॉल्यूम ऊपर तो नहीं था. अभी देखो इसके आगे आगे हम और चीजें देखेंगे इसको. ठीक है ना, या है आपके पास स्पेसिफिक वेट, सिंपल सिंपल बात है. यहाँ पे मास की टर्म्स में डिफाइन करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम. सेम पिछले वाला कंसेप्ट है, डायग्राम बना के समझाने की मेरे को लगता है आवश्यकता नहीं है. वेट पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी. ठीक है, अच्छा इसको अगर मैं डिफाइन करूँ तो इसको थोड़ा सा इसमें एक रिलेशन देख लेते हैं. वेट की बात करते हैं तो वेट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन. लिख देते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन की वेट की बात कर रहे हैं तो जी आ जाता है अपॉन वॉल्यूम. अब m अपॉन v, यहाँ पे आया m अपॉन v, ये m अपॉन v को हम क्या लिख सकते हैं, अभी देखा डेंसिटी, तो लिख देते हैं उस पर रो g. तो एक रिलेशन यहाँ पे ये निकल के आया कि हम गामा को डेंसिटी इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं. ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वेट की यूनिट हो जाती है न्यूटन और वॉल्यूम की यूनिट हो जाती है, अच्छा सॉरी यहाँ से वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाती है मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब. सिंपल है ना. तो ये हमारे पास इसकी यूनिट होगी. अगर यहाँ से डिनोट करना चाहें तो वहाँ से भी डिनोट कर सकते हैं. इसमें एक चीज़ हम और देख लेते हैं कि स्पेसिफिक वेट, अगर डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1 या 1000. अब 1 या 1000 में क्या डिफरेंस है, यूनिट्स का डिफरेंस है. 1 की बात करेंगे तो ये होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है ना, सीसी से लिखते हैं, यहाँ मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सेंटीमीटर क्यूब. अगर 1000 की बात करें तो होती है केजी पर. आई बात समझ में, ये तो होगी बाबू सीधा सीधा याद करने वाली बात. अगर हम इसका रिलेशंस की बात करें आपस में तो देखो यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं. ठीक है ना, सही है जिसपाल रिलेशन. देखो यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं, 1000 केजी पर मीटर क्यूब है, के, अब इसको लिख देता हूँ 1000 केजी अपॉन 1 मीटर क्यूब. ठीक है, अब अगर k की बात करें तो हमें पता है 1 k मतलब 1000, तो k किसको डिनोट करता है 1000, मतलब 3 जीरो को डिनोट करता है. तो इसको लिख देता हूँ मैं 1000, k की जगह में 3 जीरो और लगा देता हूँ और ग्राम वहाँ वैसे का वैसे. तो 1000 इंटू 1000 ग्राम हो गया. ठीक है, अब बात आती है मीटर की. इसमें 3 मीटर है, मीटर क्यूब में कितने होते हैं 3 मीटर है ना. अगर देखो हम एक चीज़, चलो हम आगे डिस्कस करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं. मीटर क्यूब में कितने मीटर है, 3 मीटर है. 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें पता होना चाहिए भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है. तो 1 मीटर, अगर यहाँ पे 3 मीटर है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यही तो हो रहा है. 1 इंटू 1 इंटू 1 तो हो गया 1, एक ही कम एक ही कम एक मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब. मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखना है तो 1 मीटर के पीछे कितने होते हैं, 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर हो सकते हैं. यहाँ पे भी 100 सेंटीमीटर हो सकता है और यहाँ पे भी 100 सेंटीमीटर हो सकते हैं. अब देखो कटिंग 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, कट हो गया पूरा. फाइनली आउटपुट क्या आया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर.
सेंटीमीटर क्यूब। तो अल्टीमेटली ये दोनों रिलेशन इस तरीके से आपस में रिलेट होते हैं। ज़्यादा बेनिफिशियल ये रहेगा कि आप दोनों को याद कर दो, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड 1000 kg पर मीटर क्यूब। बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, याद रखना है इस चीज़ को, हर किसी को होता है भाई। अभी अगर आप लोग नए नए हो तैयारी में और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जब आप 3 या 4 सब्जेक्ट एक बार पढ़ लोगे तो एक डायलॉग सुनने को जरूर मिलेगा कि भाई आगे का पढ़ते जा रहा हूँ और पीछे का भूलते जा रहा हूँ। तो इस चीज़ को पहले ही आपको वार्न कर रहा हूँ, विशेष ध्यान रख के चलना कि कल के दिन आपको अपने मुंह से डायलॉग ना बोलना पड़े। हर तैयारी करने वाला बच्चा बोलता है, और आप कोशिश करो कि आपके मुंह से एक बार भी ये चीज़ ना निकले, ठीक है ना। अब बात करते हैं देखो स्पेसिफिक वेट की। वाटर का स्पेसिफिक वेट डिस्कस कर लेते हैं, आ जाते हैं। डेंसिटी की बात करें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रख दें, ये 1000 के टर्म्स में रखते हैं, चलो पहले रख दें 1000 kg पर मीटर क्यूब, रख दे। डेंसिटी जी की वैल्यू क्या दी है, जी की वैल्यू अभी हमने डिस्कस करी थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से देखो यार एक चीज हमें विशेष ये ध्यान रखनी है कि न्यूटन क्या होता है, ठीक है ना। मास इनटू एक्सेलरेशन हमने शायद अभी स्टार्ट में डिस्कस भी किया था, मैंने रब कर दिया शायद से। न्यूटन क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की यूनिट होती है केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन अगर हमें कहीं पे भी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिले तो उसको हम न्यूटन रख सकते हैं। आई इतनी बात समझ में, ठीक है। हम यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर हम यहाँ पे, वो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने रो की वैल्यू तो रख दी 1000 kg पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू हम रख दें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर हमें कहीं पे दिखता है तो उसको तो हम डायरेक्ट क्या रख देंगे, न्यूटन रख देंगे। तो ये आ गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिंपल वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको लिख देते हैं न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये तो हमारे पास यूनिट बन के आ गई स्पेसिफिक वेट की। जो बच्चा कुछ है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9.8 into 1000 कितना आ गया 98। अच्छा 9.8 के बाद यहाँ पे कहीं कहीं पे 1 भी होता है, अगर आप अपनी बुक्स में देखोगे तो वहाँ पे 1 के टर्म्स में हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो अगर पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़ाया, 0 से 0 कट गया, 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास इसके यूनिट वेट ऑफ वाटर आ गया, किस टर्म्स में, 1000 की टर्म्स में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की, जैसे यहाँ पे हमने इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा था, यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब लिखा था, यहाँ पे अगर मैं इसको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की टर्म्स में रख दूं तो यहाँ पे किस, अच्छा अल्टीमेटली तो देखो यार रिजल्ट वही आने वाला है। अगर आप चाहते हो मैं कराऊं तो मैं करा सकता हूँ, बट फाइनली रिजल्ट यही आने वाला है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसमें एक चीज हमारे पास और आ जाती है कि अगर हमें किलो न्यूटन की टर्म्स में लिखना है तो कैसे करना है, बहुत अपने आप में सिंपल है। किलो न्यूटन या न्यूटन के साथ किलो चाहिए ना, के चाहिए। के का मतलब क्या होता है 309810। अगर आप ऊपर 1000 की मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप कहोगे कहाँ करी बेटा, ये के का मतलब 1000 ही होता है, ठीक है ना, 30, तो नीचे भी आपको 1000 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आई बात समझ में, क्या डिफरेंस था ऊपर और इसमें। यहाँ पे मैंने ऊपर भी 1000 की मल्टीप्लाई करी, नीचे भी ऊपर गया 1000, ये जो के है ये 1000 ही है, ठीक है। नीचे से 1 0 से 0 गया, 2 0 से कट हुआ, पॉइंट आया 9.81 किलो न्यूटन पर। आई बात समझ में। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी है आपको इसको नोट करना है। मेन चीज हमारे पास एक तो ये देखो, ये याद रखना, आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी पड़ती है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब, 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे बात दूसरी ये है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने का, फोर्स की वैल्यू क्या होती है न्यूटन, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की यूनिट क्या होती है केजी, ठीक है ना। तो ये है, आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट अब अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, जिस पर देखिए इसमें पूरा मैं नीचे तक आ रहा हूँ, पानी नहीं है पानी नहीं पानी लो पहुंच जाएगा नहीं अच्छा आ जाए इधर से आ जाए। नहीं सही चल रहा है। अच्छा यार इसमें एक चीज़ और रहेगी, देखो अभी स्टार्टिंग है, फर्स्ट लेक्चर चल रहे हैं, छोटी छोटी सी मिस्टेक्स जरूर होगी लेकिन माइनर मिस्टेक्स नहीं होगी, ठीक है ना। इवन आप अगर नए नए हो तैयारी में तो आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे तैयारी कर
चुके हैं, एक बार ये पढ़ चुके हैं, उन्हें पता है कि बड़े बड़े टीचर्स बड़ी बड़ी मिस्टेक करते हैं। हम कोशिश करेंगे यार यहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक्स तो देखो नॉर्मल ही है यार, अभी नए नए हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, होगी, लेकिन बड़ी मिस्टेक नहीं होगी। दूसरा, सिलेबस कुछ नहीं छूटेगा, जो भी इम्पोर्टेंट है पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और तीसरा कि जो चीज़ पढ़ाऊंगा भाई वो अपने आप अपना 100% देके चलूँगा। और अगर आपको भी ऐसा फील होगा तो ऑब्वियस सी बात है, लाइक करना वीडियो को, ठीक है, शेयर करना, कमेंट करना, जो भी सजेशन होगा अच्छा बुरा ज़रूर बताना। अगर बुरा है तो हम उस पर श्योरली वर्क करेंगे, अच्छा है तो वो हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करेगा, ठीक है ना। अच्छा, डेंसिटी में हम एक चीज़ डिस्कस करना है यहाँ पर। देखो, किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी की अगर हम बात करें, क्वेश्चन आता है कि फ्लूइड की डेंसिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो टेम्परेचर या प्रेशर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या प्रेशर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ने के बाद हम स्पेसिफिक वेट को डिस्कस करते हैं। देखो, प्रेशर से स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, इसको रब कर देते हैं, हमारे पास कोई कंटेनर है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, फ्लूइड में हम आप ऊपर से एक सील्ड कंटेनर, हम ऊपर से उसको सील करते हैं प्लेट से, और यहाँ से हम प्रेशर लगाना स्टार्ट करते हैं। अभी इसका वॉल्यूम ये था, अब जब हम इसको दबाएंगे ये दबेगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब ये वाली प्लेट यहाँ से यहाँ पे आ चुकी है, वॉल्यूम कम हुआ। अब वॉल्यूम कम होगा, अब देखो सिंपल बात है, अगर हम इसको फॉर्मूले से स्टडी करें, मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर इज इक्वल्स टू के उधर ये वॉल्यूम की वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती है, तो इज इक्वल्स टू के इधर न्यूमरेटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। हम सबको, मैं उम्मीद करता हूँ हम सबको ये चीज़ पता होगी, पता है ना। थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं। सपोज डेंसिटी हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम है, मास हमारे पास 10 है, ठीक है, मास हमारे पास फिक्स है 10, जो भी यूनिट पे डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर हमारे पास वॉल्यूम हो गया 5, तो डेंसिटी की वैल्यू कितनी आएगी 2। अगर हमारे पास मास अगेन 10 है लेकिन वॉल्यूम हो गया हमारे पास अगेन 10 हो गया, तो डेंसिटी की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो अगर डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू के राइट इज इक्वल्स टू के नेक्स्ट साइड का डिनोमिनेटर, अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है तो इसकी वैल्यू कम होती है, इसकी वैल्यू बढ़ती है तो इसकी वैल्यू बढ़ती है, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब सिंपल भाषा है, घरिया भाषा में बात करें, भाई प्रेशर लग रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, पास आ रहे हैं पार्टिकल्स, घनत्व बढ़ रहा है, तो प्रेशर के बढ़ने के साथ डेंसिटी भी बढ़ती है ना। अब बात करते हैं किसकी, टेम्परेचर की। अब टेम्परेचर के बढ़ने से क्या इफेक्ट होगा, आई होप आप लोगों को खुद, अगर नहीं भी पढ़ा है किसी ने, तब भी इतना अपने आप IQ से बंदा जान सकता है। सपोज चाशनी की हम बात करते हैं, पानी लिया, उबाला, उसमें हमने चीनी डाली, काफ़ी मात्रा में डाली, जब तक वो गर्म रहेगा तब तक हम उसको हिला भी सकते हैं हाथ से, ऐसे अगर हम उसको टच करें तो 1 तार की 2 तार की चाशनी बोलते हैं जैसे वो बनती है। लेकिन अगर वो ठंडी हो जाए, एक रूम टेम्परेचर पे है, जो उसका टेम्परेचर कम होता है, तो वो कैसा हो जाता है, बताओ कैसा हो जाता है, घना हो जाता है। अब उसको हाथ से रब करना, घुमाना इतना इजी नहीं रहेगा क्योंकि वो घना हो चुका है ना। अब इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है, जब हम हीट देते हैं उस जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है उसको हीट देते हैं, तो उसके पास एनर्जी है, एनर्जी होने की वजह से पार्टिकल्स दूर है, ठीक है ना, तो डेंसिटी कम है। अब जब वो ठंडा होने लगेगा, उसकी एनर्जी लॉस हो रही है, उसकी हीट बाहर एटमॉस्फेयर में जा रही है, तो जब उसकी हीट लॉस हो रही है तो वो सब पार्टिकल्स आपस में क्लोज आ जाते हैं ताकि वो एक दूसरे की एनर्जीज को यूज कर सकें, है ना। तो इस वजह से वो क्या होता है, उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। अब आप बात हम ये करते हैं कि सर एयर और हमारे पास क्या गैस और लिक्विड है ना, लिक्विड और गैस, दोनों की टर्म्स में, दोनों के केस में क्या सेम चीज है, तो हाँ बच्चों, दोनों के केस में टेम्परेचर बढ़ने पर डेंसिटी कम होती है और प्रेशर बढ़ने पर डेंसिटी बढ़ती है। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि फ्लूइड में हम लिक्विड और गैस को इसलिए हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि दोनों किसी हद तक एक जैसा बिहेव करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात भी आती है कि किसी हद तक, हर केस में एक जैसा बिहेव नहीं करते। जैसे हम आगे अभी अपने फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे कि विस्कोसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है। तो विस्कोसिटी लिक्विड के केस में
टेम्परेचर वेरिएशन और प्रेशर वेरिएशन में अलग बिहेव करती है ना, और गैस अलग बिहेव करती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी चीज़ थी। देखो अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पेसिफिक वेट पे क्या डिफरेंस पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है कि प्रेशर बढ़ने के साथ डेंसिटी बढ़ रही है, और डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो हमारे पास स्पेसिफिक वेट भी बढ़ेगा। इस स्पेसिफिक वेट को हम सॉइल में यूनिट वेट के टर्म्स में भी पढ़ते हैं, 4-5 तरीके के वहाँ पे डिफरेंस आ जाते हैं यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म्स में, ठीक है ना, वहाँ पे हम इसको स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट हम इसकी एक प्रॉपर्टी देखते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे अच्छे धुरंधर बेटा इसमें घूम जाते हैं, ठीक है ना, तो घूमना नहीं है। फिलहाल आपको दो प्रॉपर्टीज बताई, डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम और स्पेसिफिक वेट वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी। बहुत ही प्यारा, अच्छा, सुंदर सा टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। सॉइल मैकेनिक्स के टर्म्स में, सॉइल मैकेनिक्स में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना आता है, ठीक है ना। रिलेटिव डेंसिटी की अगर हम बात करें, देखो जहाँ पे भी रिलेटिव की बात आती है तो यहाँ पे आता है रिलेशन, और रिलेशन की बात आती है तो वहाँ पे आता है कंपैरिजन। रिलेटिव डेंसिटी, इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी को दूसरे फ्लूइड से रिलेट करने वाले हैं। अब रिलेट करने का मतलब क्या है, कंपेयर करने वाले हैं। अब बात आती है कि कंपेयर कैसे करेंगे, एक डेंसिटी को दूसरी डेंसिटी से कंपेयर कैसे करेंगे। अब किस डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, तो एक स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है जिसके साथ हम इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। ये तो फाइनल हो गया कि किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी को हम दूसरी जो डेंसिटी जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो हमेशा एक फिक्स फ्लूइड होता है, और उसकी डेंसिटी भी फिक्स होती है जिससे हम उसको कंपेयर करते हैं। आई बात समझ में। अब जब हम कंपेयर करते हैं दूसरी उसकी डेंसिटी से, तो कंपेयर कैसे करते हैं, है ना। देखो अब हम सपोज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, कोई बंदा है, ठीक है, इसका नाम ले लेते हैं हम, लेट्स से राम, ठीक है ना, राम ले लो, या कोई लड़की है, इसका नाम ले लेते हैं हम गोपुली, ठीक है। अब ये जो गोपुली है ये बहुत आइडियल लड़की है, ठीक है ना, बहुत अच्छी लड़की है, और इसकी सैलरी औरों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है और बहुत ही स्टैंडर्ड सैलरी है, ठीक है ना। तो इसकी सैलरी हम लेट्स से 10,000, 10K का मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं 3 0, है ना। इसकी सैलरी 10,000 है। अब एक लड़का है भोला, ठीक है, लड़की के बाद बना देते हैं, छोटी बेटी है भोला, ठीक है। इसकी सैलरी है 5,000। अब हमें इन दोनों की सैलरी रिलेट करनी है, जिसकी भी सैलरी रिलेट होगी इस गोपुली की स्टैंडर्ड यूनिट से ही रिलेट होगी, ठीक है। अब इस भोले की सैलरी हमें गोपुली से रिलेट करनी है, तो हम ये रिलेट करते हैं कि भोले की सैलरी गोपुली से कितनी है, कितनी ज्यादा है, ये कितनी कम है। तो हम देखते हैं कि भोले की सैलरी गोपुली की आधी है ना, ये नहीं कि 5,000 कम है। हम इसको कैसे रिलेट करते हैं, फैक्टर्स में रिलेट करते हैं कि आधी है या 2 गुना है या 0.25 है ना, 0.25 है, 25%, 0.25, ठीक है ना। तो हम कैसे रिलेट करते हैं, दोनों का रेशियो बना दो, जिसकी कंपेयर करनी है उसको ऊपर रखो, जिससे कंपेयर करनी है उसको नीचे रखो। 5 1 5, 5 2 10, 1/2 अपने आप में मतलब आधा, 0.5। तो इसकी रिलेटिव सैलरी कितनी हो रही है, इसकी रिलेटिव सैलरी हो रही है 0.5। इसी तरीके से हम फील्ड में डेंसिटी की बात कर रहे हैं, आपका सीनियर इंजीनियर आपको ये अगर ना पूछे कि इस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, तो वो ये पूछेगा कि इस फ्लूइड की रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, या इस फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है। आई बात समझ में। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी मोस्टली आपने सुना होगा, आता भी होगा, एक बार दोबारा रिवाइज हो रहा है, बहुत अच्छी बात हो रही है। नहीं हो रहा रिवाइज, अगर कोई नई स्टार्टिंग कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है कि स्टार्टिंग से ही अच्छे से अच्छा पढ़ के चल रहा है। और हम तो अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं, सबसे ऊपर मतलब सबसे ऊपर टीचर्स में, बाकी तो सबसे ऊपर तो भगवान है ही, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे कि आपका जो सीनियर इंजीनियर होगा, अगर आपको ये नहीं पूछता है कि इस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, ये पूछता है कि इस फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, और आपने बोल दिया 0.5, तो वो समझ जाएगा कि ये जिस अब स्टैंडर्ड फ्लूइड हम कौन सा, यहाँ पे जो गोपुली, जैसे हम इस फील्ड में गोपुली से कंपेयर कर रहे हैं, फ्लूइड के केस में हम वाटर से कंपेयर करते हैं। अब वाटर से भी, अब देखो वाटर, अभी हमने देखा कि वाटर जो होता है
टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर चेंज होने के साथ वाटर की डेंसिटी भी चेंज होती है, ठीक है। तो अब हम एक ऐसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे बात करेंगे जहां पे वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है, मैं पूछता हूँ आपको वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा किस कौन से टेम्परेचर पे होती है, तो ये बेटा स्पेसिफाइड याद रखना, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट 4 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे नहीं होती, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो हम जैसे यहाँ पे गोपुली से कंपेयर कर रहे थे, रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी के केस में किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, आरडी। ठीक है, बात आई, बात समझ में। अब देखो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी क्यों होती है, 4 डिग्री से नीचे क्यों नहीं होती। देखो आप लोगों ने भी ये बात नोटिस करी होगी कभी घर में, या नहीं करी होगी तो इसके बाद करके देखना कि अगर हम कभी वाटर बॉटल हमारे पास जो होती है उसको हम पूरा फिल कर देते हैं पानी से, ठीक है, हमने उसको पूरा फिल कर दिया और पानी को जल्दी से जल्दी ठंडा करने के चक्कर में उसको रखा फ्रीजर में। अब फ्रीजर में जल्दी से जल्दी ठंडा करने के चक्कर में रख तो दिया, लेकिन अब रखकर हम भूल गए और कामों में लग गए। बाद में याद आया बॉटल रखी हुई अब तो जम गई होगी, निकाला, तो हम देखते हैं कि बॉटल का ये जो बॉटम होता है ना, ये बाहर को ऐसे उभरा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि जब वाटर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। जब वाटर फ्रीज होना स्टार्ट होता है, अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे जाता है, तो वो अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। अभी हमने क्या देखा कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ने पर डेंसिटी कम होती है, ठीक है ना। और अगर हम टेम्परेचर को 4 डिग्री से नीचे ला रहे हैं तब भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, और अगर हम टेम्परेचर को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ले जा रहे हैं, एनर्जी मिल रही है, पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे हैं, दूर दूर जाने का मतलब घनत्व कम हो रहा है, ये हम बोल सकते हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब दूर दूर जा रहे हैं, ज्यादा जगह घेर रहे हैं, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। तो अल्टीमेटली हमने क्या फाइनल रिजल्ट निकाला कि 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जब आता है तो फ्रीजिंग पॉइंट पे आता है, जब वाटर फ्रीज होना स्टार्ट होता है तो वो अपने वॉल्यूम में इंक्रीमेंट देता है। अगर वॉल्यूम में इंक्रीमेंट देता है तो उसकी डेंसिटी अगेन कम होने लग जाती है। तो मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखो एक क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, हम डेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस इज, ऑप्शन आ गया लेस देन 1, इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 1, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास आ गया एनी ऑफ दी अबव, ठीक है, एओटा, एनी ऑफ दी अबव। और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस इज, अब देखो यार नीचे मैक्सिमम है 4 डिग्री सेल्सियस के अलावा अगर किसी भी टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो हमने क्या पढ़ा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम होगी। तो एक चीज आप मेरे को बताओगे कि अगर मैं नीचे 10 लेफ्ट से, मैंने डिनोमिनेटर कोई सी भी चीज की डिनोमिनेटर बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये एग्जांपल है, ऐसे थोड़ा बहुत बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ, किसी भी डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, हर बोलते हैं ना डिनोमिनेटर हर, अगर मैं हर में 10 रखा हुआ है, अब इसका अल्टीमेटली रिजल्ट अगर मैं ऊपर 9 रख दूं तो क्या ये वैल्यू 0 पॉइंट के अलावा स्टार्ट होगी, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 0.9 आएगा। अगर 9 रखा था मैंने तो आंसर कितना आता है 0.9, अगर 9 से मैं 9.9 भी कर दूं तब भी पॉइंट से ही आंसर स्टार्ट होगा। अगर मैं 10 रखता हूं, अगर मैं ऊपर 10 रखता हूं, इन केस ऑफ 10 अपॉन 10 देन आई विल गेट द आंसर 1। अगर 10 से कम वैल्यू आती है तो हमेशा आंसर डेसिमल में आता है, डेसिमल का मतलब 1 से छोटी वैल्यू आती है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस के अलावा अगर मैं किसी दूसरे टेम्परेचर पे डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करूं, है ना, डेंसिटी, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर को हम वाटर से कंपेयर कर रहे हैं, 27 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को हम 4 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर से कंपेयर कर रहे हैं। अब बात ये आ रही है कि ऊपर हमेशा अगर 4 डिग्री सेल्सियस के अलावा किसी टेम्परेचर की बात कर रहा है
तो ऊपर वाली डेंसिटी हमेशा ज्यादा होगी या कम होगी, ठीक है। वॉल्यूम बताओ मेरे को, वॉल्यूम ज्यादा होगा या कम होगा, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा, अभी डिस्कस किया। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी घनत्व कम हो जाएगा, है ना। वॉल्यूम ज्यादा है उतना ही मास फैल गया, अब फैल गया तो दूर दूर हो गया, डेंसिटी क्या हो गई, कम होगी। और फॉर्मूले से अगर हमने स्टडी करना तो वैसे भी कर सकते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू हमेशा नीचे वाली वैल्यू से कम होगी वाटर के ही केस में, ठीक है। तो इस केस में रिलेटिव डेंसिटी हमारी ऑलवेज लेस देन 1 है। तो इतने छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे सिंपल सिंपल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में देखने को मिलते हैं, है ना। आपकी स्टेटमेंट वगैरह कोई नहीं पूछता है, कंसेप्ट्स को भाई कंसेप्ट्स को पूरा भक्का बनाना है और ऑब्जेक्टिव मारने जाओगे तो हो सकता है कि आपको मैं इक्का दुक्का क्वेश्चन फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ। फिलहाल तो ये डिस्कस करें आपने पढ़ना कैसे है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक से हम क्वेश्चन उठा रहे हैं। इन छोटे छोटे क्वेश्चन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते भी और बड़े से बड़े धुरंधर उन क्वेश्चंस को गलत भी करते हैं, इतना उन धुरंधरों को भी पता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आई आपके पास रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो यार आज के लिए फिलहाल इतना करते हैं, ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसी तरीके से तो बहुत छोटे से टॉपिक्स थे अभी फ्लूइड मैकेनिक्स के, आगे जो बड़े बड़े टॉपिक्स आएंगे उनको भी बहुत ही इजी वे में कोशिश करेंगे आपको समझाने की, बताने की, और मेन चीज़ उसी टाइम दिमाग में फिट कराने की, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी। थैंक यू।